Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5211 Engineering Properties of Agriculture Produce, and today's topic is frictional property of food materials. So class start करते हैं with frictional properties कि फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और उनका जो हमारे मशीनरीज डिज़ाइनिंग्स पे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो हम आगे देखते हैं। सो पहले देखते हैं हम फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी। द फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी सच एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड इम्पॉर्टेंस इन डिज़ाइन ऑफ स्टोरेज व्हील, ठीक है, ऑफ स्टोरेज व्हील, होपर, शूट, न्यूमेटिक कन्वेयर सिस्टम, स्क्रू कन्वेयर, फॉरेज हार्वेस्ट एंड थ्रेसिंग, ठीक है। सो जो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं जैसे कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो होते हैं उसके बेस पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस निकलते हैं। जैसे कि फ्रिक्शंस जो होते हैं हमारे स्टैटिक्स डायनेमिक्स होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक्स, वो भी हमारे स्टैटिक्स होते हैं और डायनेमिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन जो होते हैं हमारे स्टैटिक और काइनेटिक होते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ करके हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं किसका, स्टोरेज बिन्स का, होपर्स का, कन्वेइंग सिस्टम्स जो भी हैं उसका, हार्वेस्टिंग मशीन या थ्रेसिंग मशीन्स का, ठीक है। फिर इसमें आगे देखते हैं द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम एबल टू स्टेबिलिटी इन रोलिंग और राउंड शेप एग्रीकल्चरल मटेरियल इज यूजफुल फॉर डिज़ाइनिंग हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, एग्जाम्पल कन्वेइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाई ग्रेविटी फ्लो। सो जो रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है ना वो ग्रेविटी फ्लो पे वर्क करता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कन्वेइंग सिस्टम्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के बेस पे हम वो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि उसका जो फ्लो होगा उसके डायरेक्शन पे हम मशीन जो होते हैं उसका डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस का ये काम होता है। इन मैकेनिकल एंड pneumatic conveying system the material generally moves on slide in directly with the throat, casing and other components, ठीक है। सो ये बेसिक है इसमें, जैसे कि फ्रिक्शनल्स हैं, जैसे कि आगे देखते हैं इसमें therefore some of important frictional properties of agriculture produce have been described here, ठीक है। सो इसमें हम पहला देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। नाम से क्लियर है, स्टैटिक मीन्स इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वो अपने प्लेस पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तो द फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिव बिटवीन द सरफेस ऑन द कॉन्टेक्ट एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो अभी इतना जानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट या फूड ग्रेन है या कोई भी ब्लॉक है जिसका हमें फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी निकालना है, ठीक है, वो रेस्ट कंडीशन में है, अब तब उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। काइनेटिक, अगर उसी चीज़ में मूवमेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें मूवमेंट है और वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से सरफेस और उसके बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा हैंड रिटन नोट है तो होपफुली क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दूसरा पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है मतलब उसमें मूवमेंट है और उस मूवमेंट को वो रोकने के लिए उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उसमें आता है जो उसकी मूवमेंट को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोज करता है मीन्स जब हमारा प्रोडक्ट है ये स्टैटिक के कंडीशन में, ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट रेस्ट कंडीशन में हम उसमें फोर्स डाल रहे हैं लेकिन उसमें जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमको अपोज कर दे रहा है विदाउट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हिलाए, तब उसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है वो एक्ट टेंजेंशियली, ठीक है, ये सॉरी फॉर दैट, एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द कांस्टेंट, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो पेयर में होता है, जैसे कि
यहाँ पे देख रहे होंगे, एक सेकेंड, ये हमारा डायग्राम है, ये वाला, ठीक है। इसमें ए जो दिया है, एक बी है, तो दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर बी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो ए को भी मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब मूव कराएगा उसको, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा जो उसको रोकेगा, मूव करने नहीं देगा, ठीक है। तो जो ये एफ बी ए जो लिखा हुआ है, वो बी की वजह से ए में जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है वो है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर ए मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और बी जो है वो स्टैटिक रेस्ट पोजीशन में, तो वो क्या करेगा, अपने बी को भी पकड़ के वो उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। जब वो मूवमेंट प्रोवाइड करेगा तो उसकी वजह से बी में भी फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा जो उस फोर्स को रोकेगा, ठीक है। तो ये जो एफ बी जो है, एफ ए बी, वो क्या करता है, वो है हमारा ए की वजह से बी में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो, ठीक है। तो जैसे कि न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा होगा, एवरी फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखवाया है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स पेयर में होता है, ठीक है। तो ये हमारा तो ये हमारा एक्शन है, तो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। एक फोर्स अगर एक्शन हो रहा है, उस पर फोर्स दिया जा रहा है, तो वो फोर्स लेगा, मीन्स एक एक्शन तो उसका रिएक्शन, ठीक है। सेम इसी में मैंने आगे में लिख दिया था स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ, व्हेन टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन इज देयर स्टैटिक और रेस्ट पोजीशन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स जो होते हैं, जो भी हमारा फ्रिक्शन जो होगा वो वेरिएबल होगा, इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग भी बोलते हैं। और क्या होता है, जैसे इसमें जो इसकी रेंज जो होती है वो ये होती है 0 से लिमिटेड वैल्यू तक, ठीक है। सो इसमें जो फ्रिक्शनल लिमिटिंग जो लिखा हुआ है म्यू एन, ये इसका फॉर्मूला है फ्रिक्शन लिमिटिंग का। सेम चीज़ हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ, जब हमारा मटेरियल मूव कर रहा हो, तब उसमें जो भी फ्रिक्शन, जो भी उसमें फोर्स लगेगा उसको अपोज करने के लिए फोर्स को, तो उसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू जो होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, जैसे जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एफ के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में, और इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में इस डायग्राम के बेस पे निकाला गया है, ठीक है। सो एफ के जो होता है, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। एफ के क्या है हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो एफ, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एफ के इज इक्वल टू म्यू एन हो जाता है। म्यू क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्पीड वगैरह, स्पीड टाइम, इससे डिपेंड नहीं करता है इस पर, ठीक है। और ये एफ के जो होता है हमारा, वो क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। सो हम जैसे कि हमको जानना है कि कब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा सिंबल बना दिया था, ठीक है। तो जैसे कि बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, इफ अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या एफ लिमिटिंग, ठीक है। जस्ट सपोज ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसमें अगर हम इसमें 6N लग रहा है, ठीक है, 6N का फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स, और जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो लिमिटिंग वैल्यू जो आता है वो 8N आता है, मीन्स न्यूटन, 8 न्यूटन, ठीक है, वो आता है ये वैल्यू, ठीक है। तब उसको बोलेंगे कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन
तब उसमें बोलेंगे हम वो रेस्ट पोजीशन में, और उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। क्योंकि जो ये होता है मतलब वो उसको अगर मूव करने के लिए हमको उसका जो उसका खुद का जो है एबिलिटी कि वो कितना दे सकता है वो 8 न्यूटन है, लेकिन हम उस पर अगर 6 न्यूटन का लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, वो अपोज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए वो रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, जब तक उसमें 8 न्यूटन तक का फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो मूव नहीं करेगा। सो इसी वजह से ये जो होगा वो इक्वल कर देगा, बैलेंस कर देगा, और जो हमारा वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं पे 6n के इक्वल आ जाएगा, और इसी वजह से ये होता है एडजस्टिव वैल्यू, ठीक है। सो आगे देखते हैं। इसमें जैसे मैंने ये बताया था कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है सेम है, ये वाली वैल्यूज जो है इस डायग्राम के बेस पे ये फॉर्मूला निकाला गया है, एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। सो जो एफ जो होता है स्मॉल एफ वो है हमारा फ्रिक्शनल फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा जो है ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ जो है हमारा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और डब्ल्यू जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है ऑलरेडी कि एक फ्रिक्शन फोर्स है, डब्ल्यू नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ठीक है। फिर इसी में देखते हैं हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में ऑल्सो बी गिवन एज अ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सरफेस अपॉन विच द फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियली टू द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेट नॉर्मल टू द सरफेस आर एक्टिंग, ठीक है। तो ये जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस से कांटेक्ट है, तो ये हमारा इस पे एफ फोर्स लग रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स सॉरी ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, तो और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो इनका जो भी रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, और इनके बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा जो एफ की जो वैल्यू होती है स्मॉल एफ की, वो होती है म्यू एन, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो ये वैल्यू जो होती है उसी के थ्रू कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। सो जो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है देखते हैं। द एंगल ऑफ रिपोज इज अ एंगल बिटवीन द बेस एंड द स्लोप ऑफ द कोन formed on the free vertical fall of the rectangular material so that horizontal plane, ठीक है। The size of the shape, moisture content and orientation of the grain affect the angle of repose. There are two angle of repose. First one is static angle of repose, second one is dynamic angle of repose. Statics means in rest position पे, ठीक है। अगर ग्रेन हमारा रेस्ट पोजिशन पे है देन वो कोन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसका जो एंगल बनेगा मीन्स इट इज एन एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बाय कार्बोनेट मटेरियल इज जस्ट स्लाइड अपॉन इटसेल्फ, ठीक है। वो उस पर हम फोर्स लगाएंगे ही नहीं, वो खुद के वेट से ही अपना क्रिएट करेगा, ठीक है, कोन साइज। तब उसमें जो एंगल्स बनेंगे बेस के साथ, जो भी उसका स्लोपिंग एंगल जो बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिपोज। सेकंड है हमारा डायनेमिक एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सो इसमें मूवमेंट है, फोर्स भी हम खुद लगाएंगे, ठीक है। इट कम इन द पिक्चर्स व्हेन बल्क ऑफ द ग्रेन इज इन मोशन लाइक डिस्चार्ज ऑफ द ग्रेन फ्रॉम बीन और होपर। द डायनेमिक एंगल ऑफ रिपोज इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टैटिक एंगल, ठीक है। सो जैसे कि ये हमारा पिक्चर है, ठीक है, ये समझो हमारा हीप है, समझना नहीं ये है ही, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा ग्लास के फॉर्म में है बट वो हीप है, ठीक है। हीप जिसको बोलते हैं फनल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे। तो इसमें से जब ग्रेन को फुल फिल किया जाता है, पहले इसको टिप को इसको क्लोज कर दिया जाता है, देन इसको फिल किया जाता है। फिल करने के बाद इसे छोड़ दिया, ये जो ओपन कर दिया जाता है इसके टिप को,
टिप करने के बाद यहाँ से वो क्या करेगा, जो पाउडर होगा या ग्रेन होगा हमारा, ये फनल है, जस्ट होपर भी हो सकता है, ठीक है। ये फनल हम लोग छोटा छोटा जो होता है लेबोरेटरीज में, वो हम लोग पाउडर के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी अगर ग्रेन है तो उसके लिए हमको एक हॉपर चाहिए या उसके लिए एक प्रॉपर कंटेनर चाहिए जिसके थ्रू हम उसको फ्री फॉल करा सकें, ठीक है। फिर जब ये फ्री फॉल करता है तो ये क्या करेगा, एक पहाड़ का शेप लेना स्टार्ट करेगा। पहाड़ जो होगा वो हमारा कोन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो कोन क्रिएट कर रहा है, ये वाला, ये होता है हमारा, ठीक है, स्लोप के साथ, जो बेस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सेम डायग्राम ये है, ठीक है। ये आया, ये हिप क्रिएट किया यहाँ से, ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एच डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। एच जो है हमारा हाइट, ये हाइट, ठीक है। एच हमारा ये हाइट, और आर जो हमारा इसका डायमीटर का हाफ, ठीक है। जो डी होता है, डायमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, डायमीटर हमको दिया हुआ है, सपोज जस्ट 2 दिया है, ठीक है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का जो हाइट है और नीचे का हमारा रेडियस है, ठीक है। सो ये हमारे मेजरमेंट्स जो हैं जिसके थ्रू हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करते हैं या लेबोरेटरीज में फाइंड आउट किए जाते हैं कि प्रोडक्ट का एंगल ऑफ रिपोज कितना है या क्या है, ठीक है। तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं। पहले है हमारा मेथड, इसमें हम लोग एक वुडन फ्रेम लेते हैं, ठीक है, उसमें सैंपल्स को माउंट कर देते हैं, ठीक। ये हमारा सैंपल ऑपरेटर्स है, इसमें यहाँ पे ये कंटेनर है, इसमें हम लोग सैंपल माउंट कर दिए। जब ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन मीन्स ना ही ये इधर मूव करेगा इधर, और ना ही ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा। मीन्स ये जो स्लोप जो है उसके साथ एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कंडीशन में। इक्विलिब्रियम मीन्स साम्यावस्था, ना ही वो नीचे मूव करेगा ना ही वो ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तब इस प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा सरफेस का, वो होगा हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सेकंड चीज, ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते, जैसे मैंने हिप का बताया था, सिमिलर इसमें हिप के थ्रू हम लोग करते हैं, इसमें फनल या हिप के थ्रू हम लोग इसमें डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ठीक है, ये भी सिमिलर है। सो यहाँ पे हिप के थ्रू यहाँ पे कोन क्रिएट किया गया, कोन क्रिएट करने के बाद ये एंगल जो भी एक्सेस जो था वो इधर से कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एंगल बना वो हो गया हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। यहाँ पे बाकी डिटेलिंग लिख दी गई है। द प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड टू द 3 एडजस्टमेंट लेग्स, इसमें विंडोज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि अंदर का प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसा है सिस्टम, ठीक है। उसका हाइट मेज़र कर लेंगे, डायमीटर मेज़र कर लेंगे कि कितना है, ठीक है। सो इसमें जो एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ये हमारा डायनेमिक है, ठीक है, सॉरी काइनेटिक है, सॉरी डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल ऑफ रिपोज फाई इज ऑब्टेन फ्रॉम द जियोमेट्रिक ऑफ द कोन एज गिवन। सो ये इसका फॉर्मूला था इसके बेस पे कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि एच ए माइनस एच बी, तो हाइट है उनका वो निकालेंगे तो ये टोटल हाइट अपने को मिल जाएगा, ठीक है। और एच डी बी जो है हमारा डायमीटर, ठीक है। सो ये हमारे एंगल ऑफ रिपोज हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स के, जैसे कि वीट का है हमारा 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, पैडी का है हमारा 32-45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ठीक है। मेज का जो है वो 30 to 40 डिग्री, बार्ले जो है 28 to 40,
मिलेट्स जो है 22-25, राई जो है 23-28। ये हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके बेस पे इनका स्टोरेज स्ट्रक्चर या कन्वेइंग इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं इनकी इस ट्रांसपोर्टेबिलिटी को, स्टोरेज को, इनकी सेल्फ लाइफ को भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी के नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, कि उनमें जो भी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कैसे मेज़र किए जाते हैं उनके साथ। ठीक है, थैंक यू।